अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो हम पढ़ चुके हैं साइंस क्या है हमारे पास। साइंस जो है जो ऐसा इल्म है जो हमें हासिल होता है ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंटेशन से, जिसके ज़रिए हम कुदरत के असूलों से वाक़फ़ियत हासिल करते हैं। हमें पता है ये एक सिस्टमाइज्ड नॉलेज है। ये हमें बताता है अपने इर्द गिर्द की सराउंडिंग्स के बारे में, हमें दुनिया के नॉलेज के बारे में बताता है। इसको हम कहते हैं, ये हमें इस दुनिया के बारे में बताता है, इसके इर्द गिर्द के बारे में बताता है हमें। ये हमारी मेमोरी में इजाफे का नाम है या हमारे नॉलेज में। साइंस एक ऐसा इल्म है जो इंसान अपने आगाज़ से ही हासिल करता आ रहा है, अपनी 5 सेंसेस को यूज़ करके, अपने हिस्सों को इस्तेमाल करके, देखने की, छूने की, सूंघने की, चखने की सेंसेस या ताकत को इस्तेमाल करके, यूटिलाइज़ करके जो इल्म हासिल होता है, जो मुख्तलिफ वाक़फ़ियत फ़राहम करते हैं हमें, उसको हम साइंस कहते हैं। अगर हम हिस्ट्री का मुताला करें जो कि एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो इसमें हमें मुख्तलिफ साइंसदान, साइंटिस्ट नज़र आते हैं जिन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तहक़ीक़ की और उन्हीं की वजह से हमारी मालूमात में इजाफ़ा हुआ। साइंस में हमने जैसे पढ़ा कि हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर थ्योरीज़ बनती हैं, थ्योरीज़ रिजेक्ट होती हैं, मॉडिफाइड होती हैं। अगर आज एक हाइपोथेसिस सही समझा जा रहा है तो हो सकता है आने वाले वक्त में उससे बेहतर हाइपोथेसिस बन जाए, कोई और साइंटिस्ट उसको रिजेक्ट कर दे, क्योंकि साइंस का इल्म मुशाहिदे और तजर्बे की बुनियाद पर अख़ज़ किया गया। उस हमें कोई आज चीज़ जिसमें हमने ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट किया है वो हमें बता रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दे रहा है, हो सकता है वो हमारे इल्म तक महदूद हो, आगे वाले साइंटिस्ट उसको और इम्प्रूव करें, उस पर और बेहतरी लेके आएँ। इब्तिदा में हमारे पास साइंस इतना महदूद था कि उसको ब्रांचेस में भी डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे इल्म में इजाफ़ा होता गया, डिफरेंट चीज़ें हमें पता चलती गई। अगर तारीख़ का मुताला किया जाए तो इब्तिदा से ही साइंस ने बायोलॉजिकल मेथड ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। साइंटिफिक रिसर्च के मैदान में हमारे पास, साइंसी तहक़ीक़ात के मैदान में तो हमारे पास, अगर हम हिस्ट्री को देखें तो 500 ईयर्स अगो बायोलॉजिकल मेथड का बहुत अहम किरदार था। उस वक्त से लेके जब हमारे पास गैलीलियो साइंटिस्ट था, उस वक्त से लेके अब तक हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड यूज़ हो रहा है। अब जो हमने इसमें पढ़ना है वो हमने उसमें करना है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को बायोलॉजिकल मेथड में। सबसे पहले हम डिस्कस करने लगे हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम डियर स्टूडेंट्स 2 वर्ड्स का, 2 अल्फाज का मजमूआ है। बायोलॉजी का वर्ड बायोलॉजी से रिलेटेड है और प्रॉब्लम का वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं इट इज़ अ क्वेश्चन रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज़म्स। ठीक है, इट इज़ अ क्वेश्चन रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज़म्स। ये क्वेश्चन है जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज़म से ताल्लुक़ है इसका। ठीक है, मतलब जानदारों से। ये कोई क्वेश्चन कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी इंसान, कुछ भी इसको पूछ सकता है, लेकिन इसकी शर्त क्या है कि ये अगर क्वेश्चन जो है हमारे पास इंसानों से रिलेटेड है, बायोलॉजी से रिलेटेड है, तो हम इसको कहते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम।
डियर स्टूडेंट, जो हमने पढ़ना है वो बायोलॉजिकल मेथड है। अगर बायोलॉजिकल मेथड की डेफिनेशन देखें तो ये साइंटिफिक मेथड है जो कि इस्तेमाल किया जाता है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, साइंटिफिक मेथड यूज टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, इसको हम क्या कह रहे हैं? बायोलॉजिकल मेथड। ये हमारे पास ऐसा साइंटिफिक मेथड है जिसको यूज़ किया जाता है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये डेफिनेशन हमारे पास इम्पॉर्टेंट है, ये हमसे पूछी जा सकती है। ये हमारे पास एक कदीम तरीका है जो गुज़िश्ता सालों से चला आ रहा है। ठीक है, इसका साइंटिफिक रिसर्च में बहुत अहम रोल प्ले किया। अगर हम इसके स्टेप्स की बात करें तो साइंटिफिक मेथड जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। अगर हम इसके स्टेप की बात करें तो पहला स्टेप है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, और अगर हम इसके नेक्स्ट स्टेप की बात करें वो हमारे पास है ऑब्जर्वेशन। नंबर 3 पे जो हमारे पास आ जाता है वो है हाइपोथेसिस, फिर आ जाता है डिडक्शन, देन एक्सपेरिमेंटेशन हमारे पास है, उसके बाद समराइजेशन, नेक्स्ट आ जाता है रिपोर्टिंग ऑफ रिज़ल्ट। सबसे जो पहला स्टेप है उसमें हमने आइडेंटिफाई करना है, सॉर्ट आउट करना है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बेसिकली है क्या। अब पहले स्टेप में हमने सॉर्ट आउट करना है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं क्या। अब हमने क्या करना है, प्रॉब्लम आ गई है, अब उसको ऑब्ज़र्व करना है। हम उसमें देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, छूते हैं, सारे अपनी 5 ही हिस्सों का इस्तेमाल करते हैं। अब नतीजे के तौर पर उस प्रॉब्लम को समझने के बाद हम एक सेंटेंस की शक्ल देते हैं, एक फ़िक्रे की शक्ल में उसको डाल देते हैं, जिससे हम एक आइडिया डेवलप करते हैं जिसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। हाइपोथेसिस को लॉजिक प्रोवाइड करने के लिए हम डिडक्शन करते हैं, देन उसको टेस्ट करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट देते हैं, आया कि हमारे पास हाइपोथेसिस ठीक है या नहीं ठीक, देन हम उसको एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अब जो डाटा हमें एक्सपेरिमेंट से हासिल होता है हम उसको समराइज़ कहते हैं, देन हम उसके रिज़ल्ट निकाल के रिपोर्टिंग करते हैं। अब जो हमारे पास इसमें पहला स्टेप आ जाता है वो आ जाता है रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। अब हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन है जो हमारे पास मुतल्लिक है हमारी प्रॉब्लम से। जब भी हम कि मेथड को अडॉप्ट करते हैं तो हम सम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को इनकाउंटर करते हैं। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है ये हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये हमसे कोई भी पूछ सकता है, कोई बायोलॉजिस्ट पूछ सकता है, किसी के अपने माइंड में खुद आ सकता है, लेकिन उसका शराइत क्या है कि ये हमारा इंसानों से रिलेटेड हो, तो हम इसको कहते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। जिसके थ्रू हम इसको सॉल्व कर रहे हैं वो हमारा है बायोलॉजिकल मेथड। ये था हमारा पहला स्टेप, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब हमारे पास पहले स्टेप में इसको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, पहचाना जाता है, तलाश किया जाता है, सॉर्ट आउट किया जाता है। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास मलेरिया एक बीमारी है। सबसे पहले तो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि ये एक बीमारी है। अब जो सेकंड स्टेप है, अब हम इसमें ऑब्जर्वेशन करेंगे, अपनी सेंसेस को यूज़ करेंगे, अपनी 5 हिस्से जो हमारे पास सूंघने की, चखने की, देखने की, छूने की, इनको हम यूज़ करेंगे। अब ऑब्जर्वेशन में हम अपनी 5 सेंसेस विजन, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट और टच, इनका यूज़ करते हैं। अब जो ऑब्जर्वेशन है ये हमारे पास क्वांटिटेटिव भी हो सकती है और क्वालिटेटिव भी हो सकती है।
अब हम इन सब सेंसेस को यूज़ करके प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं, उससे रिलेटेड तारीख का मुताला करते हैं और देखते हैं कि इस पे पहले कितना वर्क हो चुका है और हमने कितना वर्क करना है। हम उसको रीड आउट करते हैं। ऑब्ज़र्वेशन जो कि 5 सेंसेस से की जाती हैं वो हमारे पास 2 तरह से होती हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। अब जो ऑब्ज़र्वेशन को उर्दू में हम कहते हैं मुशाहिदात। अब ये जो मुशाहिदात हैं ये 2 तरह के होते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। अगर हम क्वालिटेटिव की बात करें तो इसमें हम क्वालिटी से रिलेटेड देखते हैं, क्वांटिटेटिव की बात की जाए तो हम इसमें क्वांटिटी से रिलेटेड देखते हैं, जो आर मेजरेबल होते हैं, इनवेरिएबल, जो हमारे पास चेंज हो सकते हैं। जबकि हम क्वालिटेटिव की बात करें तो ये हमारे पास इनमेजरेबल होते हैं, ये मेजरेबल नहीं होते हैं और ये वेरिएबल होते हैं। क्वालिटी हमारे पास चेंज हो सकती है। ऐसी ऑब्ज़र्वेशन जो हमारे पास वेरिएबल नहीं होती, जो फ़िक्स होती है, स्पेसिफ़िक होती है, जिनको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो क्वांटिटेटिव आ जाती है। लेकिन इसके ऑपोजिट जो हमारे पास, जिनको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, जिनको हम पैमाइश नहीं कर सकते, मीन्स मेजर नहीं कर सकते, उसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव ऑब्ज़र्वेशन। अगर हम इनकी एग्जांपल्स को डिस्कस करें तो हमारे पास इसकी जो एग्जांपल आ रही है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव की एग्जांपल्स हमारी बुक में मेंशन है। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का जो है वो 0 डिग्री और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100। हम इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, इसको मेजर भी कर सकते हैं। ये हमारे पास इनवेरिएबल है, ठीक है, और मेजरेबल है। लेकिन अगर हम इसकी क्वालिटी की बात करें तो फ्रीजिंग पॉइंट जो पानी का है वो कोल्डर है देन हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट्स का है। वो क्या कहते हैं हमारे पास, वो कहते हैं इसमें हमारे पास क्वालिटेटिव में पानी का वो टेम्परेचर जिस पे वो ठंडा होता है वो उसकी निस्बत जिस पे वो बॉयल होता है। अगर हम इसकी दूसरी एग्जांपल को देखें तो वो इसमें कहते हैं हमारे पास कि अ लीटर ऑफ वाटर वेट 1000 ग्राम्स एंड लीटर ऑफ एथेनॉल वेट 789 ग्राम्स, ठीक है। क्वालिटेटिव की बात करें तो पानी का 1 लीटर वजनी है, पानी के 1 लीटर के एथेनॉल्स। ये हमारे पास कोई क्वांटिटी शामिल नहीं है, कोई नंबर, कोई डिजिट, कोई फिगर इन्वॉल्व नहीं है, इसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। ये हमारे पास रिकॉर्ड नहीं हम इसको कर सकते नंबर की सूरत में, ठीक है। ये हमारा, अब हम अपना तीसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं, हाइपोथेसिस, जिसको उर्दू में हम कहते हैं मफरूज़ा। जब भी कोई साइंटिस्ट रिसर्च करता है या तहकीक करता है साइंटिफिक मेथड को फॉलो करते हुए, बायोलॉजिस्ट बायोलॉजिकल मेथड को फॉलो करते हुए जो भी ऑब्जर्वेशन होती है वो हमारे पास साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन कंसिडर नहीं की जाती जब तक वो हमारे पास डाटा की फॉर्म में ना हो, अरेंज ना हो, हमारे पास तरतीब ना हो उनकी, तो वो साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है, ठीक है। जो हमने ऑब्जर्वेशन की उनको एक स्टेटमेंट की फॉर्म में कंस्ट्रक्ट किया जाता है, उसको एक फ़िक्रे की शक्ल में बनाया जाता है, एक राय दी जाती है, इसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। अगर हम हाइपोथेसिस की डेफिनेशन देखें तो हमारे पास हाइपोथेसिस की डेफिनेशन है, द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ कॉल्ड हाइपोथेसिस, ठीक है। अगर हम बात करते हैं हमारे पास टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन, अब टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन क्या होता है? टेंटेटिव का मतलब होता है काबिले आजमाइश। अब जो अगर इसका मतलब है कि हमने जो एक ऑब्ज़र्वेशन की उसको एक सेंटेंस की, एक फ़िक्रे की सूरत में डाला, उस फ़िक्रे को तजर्बात से गुजारना दरअसल हाइपोथेसिस कहलाता है। ऐसी चीज़ें जिनको हमने कहा कि
वो जिन पे तजर्बा किया जा सकता है, जिनको हमने मुशाहिदा किया कि इन पे तजर्बा किया जाता है, इनको काबिले आजमाइश किया हमारे पास हो सकती है उनकी, उसको हम कहते हैं दरअसल हाइपोथेसिस। हाँ, हमारे पास ये एक फ़िक्रा होता है जिसमें हमने उन ख़यालात को ढाल देते हैं जिनको हम देखते हैं, सेंसेस को यूटिलाइज़ करके हम फ़िक्रे की सूरत में डालते हैं। हाइपोथेसिस की डेफिनेशन के बाद हमारे पास हम इसकी करैक्टरिस्टिक्स और एग्जांपल्स को देखते हैं कि एक अच्छे हाइपोथेसिस की क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, हमारे पास क्या एग्जांपल्स हैं। अब हमारे पास इसमें 2 एग्जांपल्स हैं जो हम इसमें डिस्कस करेंगे। पहली जो एग्जांपल है वो प्लाज्मोडियम की है। वो क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। नंबर 2 पे हम क्या कहते हैं, मॉस्किटो स्प्रेड मलेरिया। ठीक है, अब हम हाइपोथेसिस के 2 एग्जांपल को देखते हैं। प्लाज्मोडियम जो है हमारे पास क्या है, कॉज ऑफ मलेरिया। ठीक है, और मॉस्किटो स्प्रेड मलेरिया। अगर हाइपोथेसिस से मुतल्लिक़ क्वेश्चन आता है तो आप ये 2 एग्जांपल्स ऐड कर सकते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लें अपनी कॉपी पे। अब अच्छे हाइपोथेसिस की करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, हम उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या है, जो स्टेटमेंट है हमारे पास हाइपोथेसिस की, वो क्या होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए। ऑब्जर्वेशन के अब जो हमारा इसमें सेकंड स्टेप है वो कहते हैं ऑब्जर्वेशन के मुताबिक होनी चाहिए। अब जो थर्ड स्टेप है इसमें वो टेंटेटिव होना चाहिए, काबिले का मतलब है हमारे पास काबिले आजमाइश। ठीक है, अब जो इसमें फोर्थ स्टेप है उसमें हमारे पास आ जाता है कि ये हमारे पास फॉल्सिफेबल होना चाहिए। फाल्सिफाइबल। अब जो अगला पॉइंट है वो है हमारे पास, ये स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, जर्नल स्टेटमेंट होनी चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट इसमें क्या है, सिंपल होना चाहिए। मतलब करैक्टरिस्टिक्स क्या है अच्छे हाइपोथेसिस की, सिंपल होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, टेंटेटिव होना चाहिए, देन हमारे पास फॉल्सिफाइबल होना चाहिए और जर्नल। अब इसमें क्या है कि हमारे पास हम मलेरिया से मुतल्लिक़ काम कर रहे हैं, तो हमारे पास हाइपोथेसिस में ये नहीं है कि आप मलेरिया के अलावा किसी और को ले लें। ठीक है, हमारे पास ऐसा हाइपोथेसिस होना चाहिए जो तजर्बे से गुजर जाए, वो सही भी हो सकता है और उसमें पोटेंशियली फॉल्स भी हो सकता है, मतलब रिजेक्ट भी हो सकते हैं। नंबर 5 पे हमारे पास जर्नल स्टेटमेंट होनी चाहिए। जर्नल स्टेटमेंट हमारे पास होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। ये बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बन सकता है। ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन करते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हाइपोथेसिस। ठीक है, अब जो हमारे पास इसमें नेक्स्ट स्टेप है, आइए हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास डिडक्शन आता है नेक्स्ट स्टेप। अब डिडक्शन क्या है कि जब हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को जान लेते हैं, उस पर ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर हम उसको एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लेके आते हैं। उसके बाद हमने क्या करना होता है, स्टेटमेंट की फॉर्म में लाने के बाद, समझने के बाद, हम
हाइपोथेसिस बना लेते हैं। अगले मरहले में हाइपोथेसिस को एक लॉजिक प्रोवाइड करना होता है, उस लॉजिक को हम डिडक्शन का नाम देते हैं। डिडक्शन की डेफिनेशन हमारे पास इम्पॉर्टेंट है, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट, ये हमसे पहले भी पूछी जा चुकी है। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हमारे पास आ जाता है लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आ हाइपोथेसिस। ठीक है, हमने क्या करना है, हाइपोथेसिस को एक लॉजिक देनी है जिसको हम कहते हैं डिडक्शन। कल लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस इज कॉल्ड डिडक्शन। इसका मतलब क्या है कि हम जो स्टेटमेंट डेवलप कर रहे हैं, जो ओपिनियन है हमारे जहन में, जिसका ताल्लुक़ है हमारे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से, क्या कोई लॉजिक है या नहीं है। ये जो लॉजिक है ये हमारी वेटेज को बढ़ाता है कि हमारे पास जो हमने ऑब्जर्वेशन किया है, जिनको ऑर्गेनाइज किया है डाटा की सूरत में, जिनसे एक स्टेटमेंट कंस्ट्रक्ट की है, उसको वेटेज दी जा सके। डिडक्शन में हमारे पास इफ़ एंड देन की लॉजिक यूज़ होती है। अगर हम इसकी एग्जांपल से डिडक्शन को समझने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कि प्लाज्मोडियम क्या है हमारे पास, कॉज ऑफ मलेरिया। अगर हम इसको देखें, इफ़ प्लाज्मोडियम is the cause of malaria, then it should be, if the plasmodium is the cause of malaria then it should be present in all the malaria patient। अगर प्लाज्मोडियम ही कॉज है हमारे पास मिल्की, तो हमारे पास तमाम मरीज़ों में, मलेरियल मरीज़ों में इसका पाया जाना ज़रूरी है। इसकी एग्जांपल में देखें, इफ़ एंड देन। ठीक है, प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, देन इट शुड बी प्रेजेंट इन ऑल मलेरिया पेशेंट। अब डिडक्शन हमारे पास क्यों ज़रूरी है। एक हाइपोथेसिस है कि पौधों का जिस्म सेल पर मुश्तमिल है। हमने ये चेक करना है कि आया कि यह हाइपोथेसिस ठीक है या नहीं। क्या ये पॉसिबल है कि हम प्लांट्स को इकट्ठा करें, सबको, हर का सैंपल लें, उसको माइक्रोस्कोप में देखें। ये हमारे पास इम्पॉसिबल है, नामुमकिन बात है। हम पौधे को माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते। हम डिफरेंट सैंपल लेते हैं, उनको माइक्रोस्कोप में देखते हैं, स्टडी करते हैं, तो हमें तब उसके अंदर सेल दिखाई देते हैं, हनी कॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट्स दिखाई देते हैं, जिनको रॉबर्ट हुक ने सेलुलाई का नाम दिया था। ये सेल्स हमें बताते हैं कि हाइपोथेसिस ठीक है, पौधों का जिस्म सेल पर मौजूद है। इसका मतलब कि जितने भी पौधे रोए ज़मीन पर पाए जाते हैं, उन सब का जिस्म सेल पर मुश्तमिल होगा। ये हमें फ़ायदा है डिडक्शन का। तो अगर हम इसकी डिडक्शन बनाएं, इफ़ दीज प्लांट्स हैव सेल देन ऑल द प्लांट शुड हैव सेल। ये हमारे पास था डिडक्शन। हाइपोथेसिस और डिडक्शन दोनों अपनी अपनी जगह पर इम्पॉर्टेंट है। हाइपोथेसिस से भी डेफिनेशन पूछ सकते हैं, उसकी करैक्टरिस्टिक्स पूछ सकते हैं। डिडक्शन को भी डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चंस पे भी पूछी जा सकती है। क्वेश्चन हमेशा टॉपिक से रेलिवेंट आता है, तो आप उसको अच्छे से कर सकते हैं, अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपने लेक्चर को अच्छी तरह समझ लिया है और समझने के बाद याद कर लिया, राइट डाउन करके याद करने से बहुत अच्छा याद होता है। उम्मीद है आप इसको फॉलो करेंगे। अब हम डियर स्टूडेंट, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।
अब हम डिस्कस करते हैं एक्सपेरिमेंटेशन को। एक्सपेरिमेंटेशन कहा जाता है तजर्बात को। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप और वी कैन से इट इज़ द बेसिक स्टेप्स इन सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा साइंस की डेफिनेशन, जिसमें था ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास साइंस है ना। देखें, हम जिस इल्म का मुताला करते हैं वो तजर्बात और मुशाहिदात से हासिल करदा हमारे पास इल्म है। अब हम एक्सपेरिमेंटेशन में पहली बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। जो हाइपोथेसिस हमने बनाया और जिससे डिडक्शन हमने ड्रॉ की, उसको हम एक्सपेरिमेंट से गुजारते हैं। एक्सपेरिमेंट के रिज़ल्ट से या उसके कंक्लूजन से जो डाटा हमने ड्रॉ की है, तो हमारा उस पर डिपेंड करता है। देखते हैं कि अगर रिज़ल्ट हमारे कंक्लूजन के वो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। अगर तो वो एक्सेप्ट हो जाता है तो वो हमारे पास थ्योरी बन जाती है। अगर तो वो रिजेक्ट हो जाए तो वो हमारे पास वो मुस्तरद हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, उसको हम सही कंसीडर नहीं करते। क्योंकि हमने डिस्कस किया कि ज़रूरी नहीं है हाइपोथेसिस हमेशा ठीक हो, वो गलत भी हो सकते हैं। इसी को देखने के लिए हम तजर्बात करते हैं। हम एक्सपेरिमेंटेशन कैसे करते हैं, तो ये हमारे पास कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। अब कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट से क्या मुराद है, उसको हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास दो ग्रुप हैं, एक कंट्रोल ग्रुप है और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है। इसको समझने के लिए ज़हननशी कर लीजिए कि हमारे पास दो ग्रुप हैं, एक कंट्रोल ग्रुप और दूसरे को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का नाम दिया जाता है। अगर हम बात करें कंट्रोल ग्रुप की, तो कंट्रोल ग्रुप की बात की जाए तो उसमें ऐसे जानदार शामिल होते हैं जिनमें नॉर्मल या नेचुरल वर्किंग प्रोवाइड की जाती है। ये बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको ध्यान से सुनिए। ये हमारे पास ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद नॉर्मल और नेचुरल वर्किंग कंडीशंस, ठीक है। क्या है हमारे पास, ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट कंडीशन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद नॉर्मल और नेचुरल वर्किंग कंडीशंस ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंटेशन इज कॉल्ड कंट्रोल ग्रुप। अब जो दूसरी कैटेगरी है हमारे पास वो है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की। अब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या है हमारे पास, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच चेंज आर्टिफिशियल और एबनॉर्मल कंडीशंस, वर्किंग कंडीशंस, दैट्स कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। जिस पे हमने इफ़ेक्ट चेक करने हैं उसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल। अब देखिए, दो ग्रुप हैं, एक कंट्रोल ग्रुप है, एक एक्सपेरिमेंट ग्रुप है। कंट्रोल ग्रुप में हम नेचुरल या नॉर्मल वर्किंग प्रोवाइड करते हैं और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हम चेंज या एबनॉर्मल वर्किंग प्रोवाइड करते हैं। हम उस चीज़ का इफ़ेक्ट देखने के लिए, उसको जांचने के लिए कि आइदर ये प्रॉब्लम है या नहीं है, ठीक है। हम उसको दो ग्रुप्स को तकसीम कर लेते हैं, फिर हम उसको कंपेयर करते हैं और कंट्रास्ट करते हैं कंक्लूजन को ड्रॉ करने के लिए। अगर हम इसकी एग्जांपल को देखें, फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं हमारे पास एक हाइपोथेसिस है जिसको हमने चेक करना है। हाइपोथेसिस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बुनियादी ज़रूरत है हमारे पास पौधों में फोटोसिंथेसिस के लिए।
अब हमने एक्सपेरिमेंट करना है तो हम 2 ग्रुप बनाएंगे, एक कंट्रोल ग्रुप, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप वाले पौधों को हम फ्रीली अवेलेबल कार्बन डाइऑक्साइड के इन्वायरमेंट में रखेंगे, मतलब ओपन इन्वायरमेंट में रखेंगे। अब जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जो प्लांट्स रखे गए हैं उनको ऐसी जगह पे रखा जाएगा जहाँ पे फ्रीली अवेलेबल कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी। एक में फ्रीली अवेलेबल कार्बन डाइऑक्साइड होगी कंट्रोल में, एक्सपेरिमेंटल में हमारे पास फ्रीली अवेलेबल नहीं होंगे। अब थोड़े दिन बाद हम ऑब्ज़र्व करेंगे जो कंट्रोल ग्रुप हैं वो प्लांट तो ग्रो कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के प्लांट हैं वो मुरझा जाएंगे, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड इम्पॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए, नशोनुमा के लिए। जब कार्बन डाइऑक्साइड ना मिली तो वो क्या हुए, हमारे पास मुरझा गए। जब हमने रिज़ल्ट ड्रॉ किया तो उससे ये हमें पता चला कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़रूरी थी हमारे पास फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट में। अब हम इसके मज़ीद स्टेप को समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास समराइजेशन ऑफ रिज़ल्ट। हमने जो अभी डिस्कस किया एक्सपेरिमेंटेशन में कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ये हमारे पास ब्लू डायलॉग बॉक्स है नेक्स्ट पेज पे, जिसमें लिखा व्हाट इज़ कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आप उसको देख सकते हैं। अब हम करने लगे हैं समराइजेशन ऑफ रिज़ल्ट को समराइज़ करना। कोई भी एक्सपेरिमेंट कंसिडर नहीं किया जा सकता जब तक उसमें बायोलॉजिकल मेथड वाला यूज़ ना किया जाए। कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ना हो, डेटा इकट्ठा किया जाता है, फिर ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, सब ग्रुप और ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, दैन टेबल्स और चार्ट बनाते हैं, ग्राफ्स बनाते हैं, हम एवरेज निकालते हैं, स्टैटिस्टिक्स और सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ करके रिज़ल्ट को निकाला जाता है, रिज़ल्ट को ड्राफ्ट किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब समराइजेशन ऑफ रिज़ल्ट में हम करते क्या हैं, डाटा को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, फिर ऑर्गेनाइज़ करने के बाद हम स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई करते हैं। अब रिज़ल्ट में हमारे पास क्या आता है, जिस मौजू पर काम हो रहा है, जिस हाइपोथेसिस पे वर्क हो रहा है, उसके मुतल्लिका डाटा से हमारे पास रिज़ल्ट और कंक्लूजन ड्रा हो जाता है, जिससे हम रिज़ल्ट अख़ज़ कर लेते हैं, नतीजा अख़ज़ करते हैं। अब जो रिज़ल्ट आया वो प्रूफ करेगा आइदर हाइपोथेसिस इज़ एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। अगर तो वो दुरुस्त साबित हो गया तो वो थ्योरी बन जाएगी, अगर तो वो गलत साबित हुआ है तो वो रिजेक्ट होगी, उसको मुस्तरद कर दिया जाता है और ख़त्म कर दिया जाता है। फिर नए मज़ीद थ्योरीज़ बनाई जाती हैं, हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं, फिर उन पे सब प्रोसेस होते हैं। जितने भी रिज़ल्ट बनते हैं वो एक्सपेरिमेंटेशन के नतीजे में निकलते हैं। हमारे पास जो गुड थ्योरी होती है वो प्रेडिक्शन करती है हमारे पास। अब ये जो सारा मरहला है इसको रिपोर्टिंग ऑफ रिज़ल्ट कहा जाता है। ये पूरी दुनिया में फिर जो हमारे पास रिज़ल्ट आता है उसको फैलाया जाता है। अगर हम बात करें एग्ज़ाम्पल की तो साइंस जर्नल्स हमारे पास डिफरेंट आ जाते हैं, जिनमें ये हमारे पास रिसर्च वगैरह पब्लिश होते हैं, आर्टिकल्स वगैरह होते हैं। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और वर्कशॉप्स, ये डिफरेंट टूल्स हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं रिपोर्टिंग ऑफ रिज़ल्ट करने के लिए। ठीक है, जो रिज़ल्ट हमारे पास निकले उसको पहुंचाने के लिए। अब क्या कर सकता है कि वो अपने जर्नल में पब्लिश करवा दे, किसी रसाले में, किसी अखबार में पब्लिश करवा दे, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया को यूटिलाइज़ किया जाए, सोशल मीडिया को यूटिलाइज़ किया जाए, और वर्कशॉप्स कंडक्ट करवा के वो अपने रिज़ल्ट की रिपोर्टिंग करते हैं। ओरिएंटेशन, प्रेजेंटेशंस, साइंटिफिक कम्युनिटी को उन रिज़ल्ट से आगाह किया जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिपोर्टिंग ऑफ
ये भी उतना ही स्टेप अहम है जितने हमारे पास बाकी स्टेप्स अहम हैं। ये भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं। जब रिज़ल्ट निकल गया फिर रिज़ल्ट को साइंटिफिक कम्युनिटी तक पहुंचाने का प्रोसेस, साइंटिफिक कम्युनिटी को इससे आगाह किया जाए और मालूमात में इजाफे का बायस बन सके, इंसानों की फलाह बहबूद का सबब बन सके। ये सारे प्रोसेस थे हमारे पास सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। ये हमारे पास 7 स्टेप्स थे जिनको हमने 1 बाय 1 डिस्कस किया। इस पे लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम पे नोट लिखें। वो पूछ सकते हैं कंट्रोल ग्रुप इन एक्सपेरिमेंट क्या है, समराइजेशन ऑफ रिज़ल्ट क्या है, हम रिपोर्टिंग ऑफ रिज़ल्ट किन किन जर्नल्स, मीडिया, वर्कशॉप वगैरह के थ्रू कर सकते हैं। वो आपसे ये पूछ सकते हैं कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये सब था हमारे पास सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम।